अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मैंने उठाया है और आज के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गासेस लॉ को स्टडी करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गासेस लॉ से हर फिजिक्स के स्टूडेंट वाकिफ है क्योंकि हम इसको सेकेंड ईयर से इसको पढ़ते हैं। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम लोग बीएस सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाते हैं तो इस वजह से आज का लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं। तो ये खासकर बीएस के लिए आज का लेक्चर मैं बना रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कुछ इस तरह करते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a certain area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। तो किसी यूनिट एरिया में से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसका एक और डेफिनेशन भी है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ electric field E and vector area dA is also equal to electric flux phi E। यानी दूसरा जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसके लिए मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस या सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाई ई मिलेगा। मैथमेटिकली तौर पे इसका हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह के फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। इस फॉर्मूले को थोड़ा हम समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे बनता है। अगर मैं एक स्मॉल यूनिट एरिया कंसीडर यहाँ पे करूँ, मेरे पास लेट्स सपोज एक एरिया है। अब इस एरिया के अंदर मैंने सिर्फ ये स्मॉल एलिमेंट एरिया को सेलेक्ट कर देना है। दिस स्मॉल एलिमेंट एरिया इज डी ए। अब इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया इज आउटवर्ड और इसको हम डिनोट करते हैं एन इज। और अगर इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो उससे लाजमी बात है अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो इसको फिर लिखते किस तरह है कि हम इसको लिखेंगे फिर कुछ इस फॉर्म में कि डी ए इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। लेकिन जब नेट फ्लक्स हम मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। नेट फ्लक्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले को हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल इस शेप में आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, ये दो पॉइंट से इसको हम लोगों ने देखना है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम होगी और कहाँ पे ये मिनिमम होगी। मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड करते हैं इसके प्रोडक्ट, इसके एंगल के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए और एरिया ए ये किस तरह आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर वन डॉट प्रोडक्ट है तो ये देखना होगा कि किस एंगल के ऊपर हमें मैक्सिमम मिलेगी। अगर मैं एक यूनिट एरिया बनाता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास एक यूनिट एरिया प्लेन एरिया है। अब इस एरिया के अंदर मैंने एक स्मॉल एरिया सेगमेंट को मैंने सेलेक्ट कर देना है। दिस इज डी ए। दिस स्मॉल सेगमेंट एरिया इज डी ए और इससे इसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, दैट इज एन कैप। और यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, इससे गुजर रही है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस चार्ज। अब वो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आएगी उसकी एंगल
इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री 0 डिग्री बन रहा है। अब 0 डिग्री जब बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होगी। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया ए के दरमियान जो एंगल बनेगी वो अगर 0 डिग्री होगी तब हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगी। हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये जो डी ए एरिया है, दिस डी ए एरिया इज इक्वल टू डी ए डॉट एन, क्योंकि मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ यूनिट वेक्टर के लिहाज से ताकि मुझे इसका डायरेक्शन भी मिल सके। तो जो मेरे पास फार्मूला होगा उस फार्मूले को मैं क्या करता हूँ, इस तरह चेंज करता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई के ई एज इट इज और डी डॉट ए की जगह में डी ए इंटू आर कैप लिखूंगा, ए कैप सॉरी एन कैप, दैट इज एन कैप। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। सो हमेशा जब काज डॉट प्रोडक्ट को जब खत्म करेंगे तो उसकी जगह क्या लगाना है, काज थीटा लगाना है, काज थीटा। और काज थीटा 0 हमें पता है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो शॉर्ट अल्फाज में हम ये कहेंगे कि फ्लक्स इस केस में क्या हो सकता है, मैक्सिमम फ्लक्स मिल रही है, दैट इज E इंटू डी ए एन के। अब अगर मैं एरिया को इस तरह रखूं, नेक्स्ट केस में अगर मैं एरिया मैंने इस तरह रखा हुआ और इस एरिया के अंदर मैंने एक स्मॉल सेगमेंट को कंसीडर कर लेना है, दिस स्मॉल सेगमेंट इज डी ए और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल होगी, नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, यानी इस डायरेक्शन में इसकी ये इसका डायरेक्शन है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। तो डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से नहीं गुजर रही है, तो उस दौरान फ्लक्स क्या होगी, मिनिमम फ्लक्स होगी। और मिनिमम फ्लक्स के लिए एंगल क्या बन रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रही है। तो इस फार्मूले को हम वापस लिखते हैं और cos 90 को देखते हैं कि cos 90 क्या आ रहा है। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए एन कैप इंटू cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री हमें मालूम है कि वो 0 के बराबर है। तो क्लोज इंटीग्रल इंटू 0 दैट इज 0, हमें क्या मिलेगा, 0 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 0 ऐसा वैल्यू, क्योंकि हम क्या करते हैं cos 0 हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें इस केस में 0 मिलेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है गॉसेस लॉ, क्योंकि हम इसी की मदद से गॉसेस लॉ को भी ड्रा करेंगे। अब गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह, इसको स्टेटमेंट ये है कि गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द फ्लक्स थ्रू any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times total charge enclosed by that surface, मैथमेटिकली तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर एक चार्ज पड़ा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी वो किसके बराबर होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। इस बात को सब प्रूव करते हैं, तो प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्लोज सरफेस को कंसीडर कर लेना है। टू प्रूव दिस वी विल कंसीडर a closed surface। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, दैट इज लेट्स सपोज अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर मैंने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेना है, क्योंकि जो मेरे पास इनिशियल फार्मूला है उस फार्मूले को मैंने रीअरेंज कर देना है जो हमारे पास इससे पहले था, यानी
फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए। इस फार्मूले को हम लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इस फार्मूले को हम लोगों ने क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ताकि हम एक क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम कर सके। तो मेरे पास मैंने पॉइंट पी पे, दिस इज अ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे मैंने एक छोटा सा स्मॉल एरिया डी ए कंसिडर कर दिया, दिस इज स्मॉल एरिया डी ए, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल एरिया इज आउटवर्ड, दैट इज एन कैप। और इसी दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो भी आउटवर्ड जा रही है। लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, इनके दरमियान कोई एंगल बनेगा, वो एंगल थीटा होगा। सो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हम वापस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए। अब डी ए चूंकि हमें मालूम है कि जब हम वेक्टर को ओपन करेंगे डायरेक्शन के लिहाज से लिखेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे डी ए इंटू एन कैप, ताकि हमें इसकी डायरेक्शन भी मिल सके। डॉट को मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो 0 डिग्री पे हमें मालूम है कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इस वजह से डॉट को मैंने ऑलरेडी शुरू से इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरह ई डी ए एन कैप। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E की वैल्यू हमें पहले से मालूम है, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मैं इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ ताकि मैं इसकी डायरेक्शन में मिले, आर कैप इसको लिखूंगा इंटू डी ए एन कैप। इस रिलेशन के अंदर हमें मालूम है कि Q और K कांस्टेंट है, चार्ज इज कांस्टेंट बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड दैट इज नोन टू अस, और K जो है वो कांस्टेंट है, इसको कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। इनको मैं बाहर निकालता हूँ इंटीग्रेशन से, तो K इंटू Q को मैंने बाहर निकाला, क्लोज इंटीग्रल डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप एन कैप। यहाँ तक सिंपल से स्टेप्स थे। अब इसके बाद हम लोगों को मालूम है कि ये जो d अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट एन कैप, ये जो है इसको कहते हैं सॉलिड एंगल कहते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ये सॉलिड एंगल के इक्वल आ जाता है। तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा कि फाई ई इज इक्वल टू के क्यू क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। अब यहाँ पे इन दिस रिलेशन, इस रिलेशन के अंदर हमारे पास जो इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा जो है वो एक नया टर्मिनोलॉजी आपके लिए होगा, क्योंकि आप लोगों ने शायद इसको पहले नहीं देखा होगा, अगर देखा है तो आपके लिए फिर मस्तानी है। यहाँ पे जो इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा है इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, एंड its value is 4 पाई। जो इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा है ये इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम सिंपल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हम इसको पढ़ते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा जो है वो सॉलिड एंगल, और इसकी वैल्यू जो है वो 4 पाई है। अब इसके जगह 4 पाई लिखो और क्यू के की जगह भी के की वैल्यू पुट कर दो। मैं लिखूंगा इसको के फाई ई इज इक्वल टू के की जगह मुझे मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और इसकी जगह मैंने 4 पाई एज इट इज लिखा। अब 4 पाई और 4 पाई आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिलेशन से ये चीज पता चल रहा है कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए सिर्फ हमें चार्ज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पहले से मालूम है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या होना चाहिए कि क्लोज सरफेस के अंदर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू मालूम होना चाहिए। अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू मालूम है तो हम गॉसेस लॉ की मदद से हम उस क्लोज सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है उसको हम आसानी से
मालूम कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।